छोरे, हमें थारी मदद चाहिए। ये रहा हमारी होने वाली बहू का फोटो। छोरे, ये पता करके बताओ कि कहीं हमारे होने वाली बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ है। आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजते हैं और चैन से घर में बैठे रहते हैं, लेकिन सोचिए कि उस वक्त आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी की नग्न तस्वीर का प्रिंट आउट निकाल कर किसी ने सड़कों पर बिखेर दिया हो। ठीक इसी प्रकार की घटना 90 के दशक के अजमेर में हुआ था, जहां सैकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार करके अजमेर दरगाह की चिश्ती ने नग्न तस्वीर को सड़के पर बिठा दिया था। एक पत्रकार जिसका नाम संतोष गुप्ता था और वह अपने दफ्तर में हमेशा बैठे रहते थे। वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था, जो अचानक से बढ़ गया था। पूरे 90 के दशक में लोग लड़की की तस्वीर लेकर आते थे और पूछते थे क्या ये वही लड़की है। दरअसल वो लोग ऐसे होते थे जिनकी शादी होने वाली होती थी और वह पहले ही इस बात की पुष्टि करना चाहते थे कि कहीं उनकी होने वाली पत्नी बलात्कार के शिकार तो नहीं। इस कहानी में अजमेर है, चिश्ती है, रेप है और ब्लैकमेलिंग है। यह क्रम संतोष गुप्ता के द्वारा अजमेर रेप कांड का भंडाफोड़ किए जाने के बाद से लेकर पूरे 90 के दशक के अंत तक चला था। उस समय भले इंटरनेट नहीं था, लेकिन इस रेप व ब्लैकमेलिंग स्कैंडल की खबरें लोगों के बीच आग की तरह फैली थी। 15 फरवरी 2018 पुलिस ने इसी दिन इस केस के मुख्य आरोपी तो सुहेल गिनी चिश्ती को गिरफ्तार किया। इस खबर के बाद ही लोगों के बीच लगभग 3 दशक पहले की यादें ताजा हो गई। अजमेर के लोग इस केस पर आज भी बात करने से हिचकिचाते हैं। आखिर बात करें भी तो क्या करें। ये वो केस है जिसके बारे में वो समझते हैं कि इसने इस शहर को पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया। अजमेर दरगाह अनुमान कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुसब्बिर हुसैन ने एक बार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था कि हमारे शहर पर लगा एक बदनुमा धब्बा है। संतोष गुप्ता ने इस केस का खुलासा अप्रैल 1992 ईस्वी में किया था। उन्होंने लड़कियों पर हुए अत्याचार की व्यथा को देश के सम्मुख रखा था। कौन लोग थे जिन्होंने इस शहर के ऐसे दाग धब्बा दिया था? ये वही लोग थे, खादिम थे, प्रभावशाली थे, अमीर थे और सफेद पोश थे। वो अपराधी नहीं दिखते थे, वो समाजसेवी के कलेवर में थे। कुल 8 लोगों के खिलाफ शुरुआत में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद जांच हुई और 18 आरोपित निकले। ये वही लोग थे जिन पर सूफी फकीर कहे जाने वाले ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के देख रेख की जिम्मेदारी थी। ये वही लोग थे जो खुद को चिश्ती का वंशज मानते हैं। उन पर हाथ डालने के पहले प्रशासन को भी सोचना पड़ता था। अंदर खानों में बाबुआओं की यह बातें पता होने के बावजूद इस पर पर्दा पड़ा रहा। चैन के बारे में तो आपको पता ही होगा। एक के बाद एक को जोड़कर चैन या श्रृंखला बनाई जाती है। मजहबी ठेकेदार के वश में रह रहे दरिंदों ने यह तरीका अपनाया था। किसी युवती को अपने जाल में फंसाओ, उससे संबंध बनाओ, उसके नग्न व आपत्तिजनक तस्वीर ले लो, फिर उसका प्रयोग करके उसके किसी दोस्तों को फंसो और फिर उसके साथ भी ऐसा ही करो और फिर उसके किसी दोस्त के साथ। यही उस गैंग का तरीका था कि एक को फंसाओ, फिर उसके दोस्त को फंसाओ, फिर उसके दोस्त के दोस्त को फंसाओ और सभी के साथ ऐसा ही घिनौना करतूत करो और सभी को ब्लैकमेल करते रहो। ओमेंद्र भारद्वाज तब अजमेर के डीआईजी थे, जो बाद में राजस्थान के डीजीपी भी बने। वो कहते हैं कि आरोपित वित्तीय रूप से इतने प्रभावशाली थे और सामाजिक रूप से भी ऐसे पहुंच रखते थे कि पीड़िताओं के बयान देने के लिए प्रेरित करना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। कोई भी पीड़िता आगे नहीं आना चाहती थी। उनका भी परिवार था, समाज था, जीवन था और ये लड़ाई उन्हें हाथी और चींटी जैसी लगती थी। केस लड़ने, आरोपितों के खिलाफ बयान देने और पुलिस कचहरी के लफड़ों में पड़ने से अच्छा उन्हें यह समझा कि चुप रहा जाए तो बेहतर होगा। इस रेप कांड के शिकार अधिकतर स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां थीं। लोग कहते हैं कि इनमें से अधिकतर ने तो आत्महत्या कर ली। जब यह केस सामने आया था तब अजमेर कई दिनों तक बंद रहा। लोग सड़क पर उतर गए थे और प्रदर्शन चालू हो गया था। जानी हुई बात को आरोपितों में से अधिकतर समुदाय विशेष से थे और पीड़िताओं के सामान्यतः हिंदू ही थी। 28 साल से केस चल रहा है। कई पीड़िताएं अपने बयानों से भी मुकर गई। कईयों की शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए। 30 साल से आखिर क्या नहीं बदल जाता। हमारी सामाजिक संरचना को देखते हुए शायद ही ऐसा कहीं होता है कि कोई महिला अपने बेटे और गोद में पोतों को रख करके 30 साल पहले खुद पर हुए ये जुर्म की लड़ाई लड़ने के लिए अदालतों की चक्कर लगाए।
शायद उन्होंने महिलाओं ने भी इस जुल्म का भूत मानकर नियति को आगेश में जाकर अपनी जिंदगी को जीना सीख लिया है और उनमें से अधिकतर अपने हंसते खेलते परिवारों के बीच 30 साल पुरानी दास्ताना को भी याद भी नहीं करना चाहती। 18 आरोपितों में से एक ने आत्महत्या कर ली। फारूक चिश्ती तब यूथ कांग्रेस के नेता हुआ करता था, जिसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हुई। सेशन कोर्ट ने 1998 में 8 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा तो सुनाई, लेकिन इसके 3 सालों बाद 2001 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इनमें से 4 को बरी कर दिया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने मैजुल्लाह उर्फ पट्टान इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ मैराडोना की सजा ही कम कर डाली। इन सबको मात्र 10 वर्षों की कारावास मिला। इनमें से 6 के खिलाफ अभी भी मामला चल रहा है। सुहेल चिश्ती 2018 में शिकंजे में आया था। एक आरोपित अलमास महाराज फरार है, जिसके खिलाफ सीबीआई ने रेड कॉर्डर नोटिस तक जारी कर रखी है। लोगों का मानना है कि वो अमेरिका में हो सकता है। 2007 में मानसिक विक्षिप्त घोषित आरोपित फारूक चिश्ती को अजमेर की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने दोषी मानकर सजा सुनाई और राजस्थान हाईकोर्ट ने इस निर्णय को बरकरार भी रखा, लेकिन हाईकोर्ट ने उसके द्वारा तब तक जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मान लिया। चिश्तियों में अभी सिर्फ सलीम और सोहेल ही जेल में है। इस मामले में 2 से भी अधिक पीड़िताएं हैं, लेकिन कुछ ने ही बयान दिया। अफसोस, इनमें से शायद ही कुछ अपने बयान पर कायम रही हो। संतोष गुप्ता अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि शुरू से ही पुलिस का जोर दोषियों को सजा दिलाने पर कम और कथित रूप से पैदा होने वाली कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति से निपटने की तैयारी में ज्यादा था। सामाजिक स्तर पर इस केस का एक बुरा असर ये पड़ा था कि अजमेर की लड़कियों की शादी कराने में काफी मशक्कतें करनी पड़ती थी। लोग उनके चरित्र पर सवाल उठाते थे। पूरे शहर को एक ही नजर से देखा जाने लगा था। इस केस पर बाद में टीवी मीडिया पर शो से लेकर किताबें तक लिखी गई, लेकिन एक चीज जो आज तक कहीं नहीं दिखा वो है न्याय। अगर उस समय पुलिस ने इस केस के आरोपितों पर शिकंजा कसा होता तो शायद उन्हें फांसी की सजा भी मिल सकती थी। एक और चीज जानने लायक है कि उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी वही हुआ करते थे। पूरे 5 सालों तक उन्होंने सरकार और संगठन को चलाया था। फारूक चिश्ती इंडियन यूथ कांग्रेस के अजमेर यूनिट का अध्यक्ष था। नफीस चिश्ती कांग्रेस के अजमेर यूनिट का उपाध्यक्ष था। अनवर चिश्ती अजमेर में पार्टी का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी, उसके तुष्टीकरण की नीति और आरोपितों के सामाजिक व वित्तीय प्रभाव, इन सब ने मिलकर न्याय की राह पर रोड़े खड़े कर दिए थे। अक्टूबर 1992 में एक पत्रकार मैदान सिंह की हत्या कर दी गई थी, जो अजमेर के लहरों को बरखा नामक दैनिक पत्रिका का संचालन करते थे। हॉस्पिटल में घुसकर उन्हें मार डाला गया। इस हत्याकांड के लिंक इसी सेक्स स्कैंडल से जुड़े हुए थे। इससे पहले भी उन पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के आरोपित बनाया था। इसके अलावा नेता के दोस्त सवाई सिंह को भी आरोपित बनाया गया था, जो अजमेर का लोकल माफिया था। इन सब के बावजूद पुलिस ने उनके बयान को नजरअंदाज किया और पत्रकार मैदान सिंह की हत्या कर दी गई। एक अन्य आरोपित नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया। इसके पीछे पुलिस को एक बड़े राजनीतिक आपराधिक गठजोड़ की बू आई थी। कहते हैं कि रेप स्कैंडल किसी बड़े परिवार के एक लड़के और 9वीं कक्षा की एक लड़की के बीच प्रेम प्रसंग के संबंध से शुरू हुआ था। लड़के के दोस्तों ने उन दोनों की अश्लील तस्वीरें निकाल ली थी और लड़की को अपने दोस्तों से जान पहचान कराने को कहा था। फिर तो इसका सिलसिला ही चल पड़ा। बाद में तो पुलिस ने भी माना कि उन्होंने जानबूझकर खादिमों के विरुद्ध लीगल एक्शन नहीं लिया। पुलिस को डर था कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैलेगा। इस स्कैंडल के सामने लगे वाले नवज्योति के संपादक रहे दीनबंधु चौधरी ने कहा कि वो इसी उलझन में थे कि लड़कियों के खिलाफ हुए अत्याचार की तस्वीरों के जरिए बयां किया जाए या नहीं। फिर उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ही प्रशासन के तंद्रा टूटी और वह भी तब जागे और सड़क पर उतर आए। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि कांग्रेस नेता जयपाल का भी इस सेक्स स्कैंडल में हाथ था और पत्रकार मदन सिंह की हत्या भी इसी ने करवाई। मदन सिंह इस पूरी घटना के तथ्यों का पर्दाफाश करने में लगे हुए थे। पुलिस ने इस हत्याकांड के गैंगवार का नतीजा करार दिया था। पुलिस ये मानने की तैयार ही नहीं थी कि इसका सेक्स स्कैंडल से कुछ लेना देना हो सकता है। मदन और उनके भाइयों को आपराधिक इतिहास की बात करते हुए पुलिस ने दावा किया था कि पत्रकारिता उस परिवार के लिए एक कवर थी।
उस वक्त अजमेर में 350 से भी अधिक पत्र पत्रिकाएं थी। इस सेक्स स्कैंडल के पीड़ितों के साथ दोनों के बजाय स्थानीय स्तर के कई मीडियाकर्मी उल्टा उनके परिवार वालों को ब्लैकमेल किया करते थे। आरोपितों को छोड़िए, इस पूरे मामले में समाज के कोई भी ऐसा प्रोफेशन शायद ही रहा हो जिसने एक मत से इन पीड़ितों के लिए आवाज उठाई हो। आरोप यह भी है कि जिस लैब से फोटो निकालने गए, जिस टेक्नीशियन से उसे प्रोसेस किया, जिन पत्रकारों को इसके बारे में पता था, उन सब ने मिलकर अलग अलग ब्लैकमेलिंग का धंधा चमकाया। पीड़ित लड़की और उनके परिवारों से सबने रकम ऐंठे। ऐसे में भला कोई न्याय की उम्मीद भी करे तो कैसे करे। कभी 29 पीड़ित महिलाओं ने बयान दिया था, आज गिनकर इनकी संख्या मात्र 2 है। सिस्टम ने हर तरफ से इन्हें तबाह कर दिया है। सोचिए, इस तरह की एक जाने माने जो कि अजमेर दरगाह की चिश्ती ने इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतने बर्बरतापूर्ण घटना को अंजाम दे सका है और इतने गंदी हरकतों को अंजाम दे सकता है, तो सोचिए आने वाले जनरेशन में भी कई ऐसे लोग होंगे जो कि हमारे बहन बेटियों पर गंदी नज़र रखते होंगे और उनके साथ भी इस तरह की गलत हरकत करने के लिए अंजाम देते होंगे। सोचिए, उस समय तो इंटरनेट भी नहीं थी, लेकिन इंटरनेट ना होने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इतनी तस्वीरों को लीक किया गया, इतनी तस्वीरों को वायरल किया गया, सड़कों पर बिखेर दिया गया और कई परिवारों को ब्लैकमेल किया गया। आज तो इंटरनेट है, आज तो मोबाइल है। अगर एक तस्वीर गलती से भी लीक होती है तो कई मोबाइलों में जाती है, कई लोगों के पास पहुंचती है और कई लोगों के द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है। कहीं ना कहीं समाज को सुधरने की जरूरत है, समाज को आगे आने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रैक्स टाइम टीवी।